नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, इस क्लास में ये एक मैराथन क्लास है, तो इसमें हम करने वाले हैं कंप्लीट सब्जेक्ट फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान पेडागोजी कंप्लीट कवर करेंगे हम। जितना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट सिलेबस है सब आपको एक ही क्लास में देखने को मिलेगा। और इस क्लास के एंड में डेफिनेटली आप जो है इस काबिल बन जाओगे कि अपना एग्ज़ाम जो है वो बहुत आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप क्लास को शुरू से एंड तक देखो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको लगता है मेरी स्पीड कम हो तो आप जो है ऊपर थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ कोशिश करना नॉर्मल पे देखो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करेंगे। ये इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है 45 पेजेस का, और ये हिंदी मीडियम का है 47 पेजेस का। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक पेड पीडीएफ है 115 रुपीज़ का। अदरवाइज़ मैं क्लास से ही सारा कुछ आपको समझाऊंगी, ज़रूरत ऐसा सच पढ़नी नहीं चाहिए, फिर भी आपको ज़रूरत लगती है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ उसके अर्थ, प्रकृति और दायरे पर चर्चा करें। व्हाट इज साइंस? डिस्कस द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस विद इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। देखिए, हो सकता है सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ ले या साइंस भी पूछ ले, क्योंकि साइंस का ही एक पार्ट है फिजिकल साइंस, राइट? एक ब्रांच है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो, साइंस क्या है? साइंस में हम सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि एक व्यवस्थित रूप से नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें साइंस में बहुत चीज़ें हैं। ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम फॉर्मुलेशन करते हैं, टेस्टेबल हाइपोथेसिस यानी कि कुछ करने से पहले ही हम एक परिकल्पना कर लेते हैं ऐसा ऐसा होगा। यही है साइंस। ठीक है, साइंस का एम होता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना प्रिंसिपल्स को और मैकेनिज्म को, मतलब कि जो भी हमारे इर्द गिर्द प्रकृति में चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में, उनको एक्सप्लेन करना कि ये क्यों है, क्या है। ठीक है, जैसे कि इंसान कहाँ से आया, ह्यूमन एवोल्यूशन, तो वो भी साइंस उसका जवाब देता है, साइंस के पास अपनी एक्सप्लेनेशन है। खैर, वो बात अलग है कि लोग उसको कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें रहती है। ऐसे ही जब कोविड जैसा समय आया था, हमने देखा तब साइंस ने ही एक्सप्लेन किया था कि कोविड एक्चुअल में क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया। डिफरेंट थ्योरीज आई थी। कहाँ से आई थी? साइंस की ही मदद से वो आई थी, प्रॉपर वैलिड प्रूफ्स उनके थे। साइंस देखो यहाँ पे हमेशा वैलिड प्रूफ्स, रिलायबल है, विश्वसनीय है। ठीक है, तथ्य हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कोई हम कल्पना करके चीज़ें, यहाँ फिलॉसफी नहीं है। साइंस और फिलॉसफी बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। साइंस के बारे में सिर्फ इतना ही हल्का फुल्का जानना है, क्योंकि एक पैराग्राफ ही लिखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट फिजिकल साइंस को करते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिकल साइंस क्या है। फिजिकल साइंस को हिंदी में भौतिक विज्ञान बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे फिजिकल एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, या फिजिकल नेचर जो है उससे संबंधित जो यहाँ पे हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल साइंस, राइट? आपको पता होगा साइंस की 3 ब्रांचेस हैं जो मेनली स्कूल्स के अंदर रन करती हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स। लेकिन फिज़िकल साइंस के अंदर हम दोनों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिज़िकल साइंस के अंदर फिज़िक्स भी और केमिस्ट्री भी दोनों इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सिर्फ फिज़िकल साइंस फिज़िक्स से रिलेटेड नहीं है, फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें हम ब्रॉड फील्ड ऑफ साइंस है। ये फिज़िकल साइंस सबसे ब्रॉड फील्ड है, यानी कि विस्तृत है, जहाँ पे हम नॉन लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, हम बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड को पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग, जो अजीवित है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे चैप्टर्स जैसे मैटर, एनर्जी, ये सब चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है और भी डिसिप्लिन्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो जो इंक्लूडेड है, मैं जनरली वो बता रही हूँ। इसके अंदर
फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। फिजिकल साइंस का मतलब है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इसके अंदर है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने तो सिर्फ फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट ले लिया, नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, देखो ये साइंस का नेचर फिजिकल साइंस का दोनों का सेम रहेगा, कुछ भी एग्जाम में पूछे सेम पॉइंट्स डालने हैं। पहला है ये एम्पेरिकल अप्रोच पे है, यानी कि यहाँ पे ये एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड की। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है एंड अनबायस्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सनल लेवल पे बायसनेस नहीं होती, जो सच है वो सच है और वो वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट इज टेंटेटिव एंड रेफ्यूटेबल। देखो साइंटिफिक नॉलेज जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज ओपन टू रिवाइज, रिसर्चेज होती रहती हैं और उसमें अपडेशंस होते रहते हैं नए नए एविडेंस के बेसिस पे। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। पहले माना गया था कि प्लूटो एक प्लैनेट है, पर फिर देखा भाई उसमें प्लैनेट वाली कोई बात तो है नहीं, जो विशेषताएं प्लैनेट की होती हैं वो नहीं है, तो इसलिए उसको प्लैनेट से हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के टेंटेटिव और रेफ्यूटेबल चीज़ों की बात यहाँ हो रही है। साथ में ये साइंस सिस्टमैटिक और ऑर्डर में है। देखो साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें लॉजिकल चीज़ें मतलब लॉजिकल हिसाब से जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रूप से व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव। देखो साइंस जो है वो प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है, न्यू डिस्कवरीज एंड थ्योरीज इसके अंदर हैं। ठीक है, तो ये आगे प्रोग्रेस करता रहता है, यानी कि बढ़ता रहता है। कल को हमें कोई और प्लैनेट मिलेगा तो प्लैनेट्स में और प्लैनेट्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, रिसर्च होती रहती है, जैसे नासा करता रहता है काफ़ी रिसर्चेस। ठीक है, इसरो करता रहता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन एम्प्लॉय मॉडल एंड थ्योरीज। देखो साइंस से ही हमें बहुत सारे मॉडल और थ्योरीज मिलते हैं। ठीक है, चाहे हम किसी भी टाइप के किसी भी ब्रांच की साइंस की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, थ्योरीज देते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, मॉडल्स इन द सेंस थ्योरी ही। ठीक है, अपना कोई रिसर्च करी, उससे कुछ उन्हें मिला और फिर उन्होंने वो एक मॉडल प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज के टाइम में हम जितनी भी साइंस पढ़ते हैं वो साइंटिस्ट ने ही तो ढूंढ के निकाली है। नेक्स्ट इज टेस्टेबल एंड फॉल्सिएबल। देखो साइंस जो है आइडियाज़ एंड हाइपोथेसिस इसके अंदर होते हैं, मतलब कि परिकल्पना हम करके चलते हैं किसी भी टेस्ट से पहले या ऑब्जर्वेशन मेथड से पहले। यहाँ पे फॉल्सिफिलिबिलिटी का भी मतलब कि कुछ हो सकता है, फॉल्स बेस्ड एविडेंसेस भी हों, उसकी वजह से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक्स तक में पहले प्लूटो एज अ प्लैनेट पढ़ाया जाता था, पर बाद में देखा गया उसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो एक फॉल्सेबल था। ठीक है, उस और टेस्टेबल भी था कि उस पर टेस्ट हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, ऑब्जर्वेशंस हो रहे थे, फिर उसमें चेंजेस आगे जाके किए गए। ठीक है, तो यही है विज्ञान, विज्ञान की प्रकृति। ये हिंदी में आपका हो गया। ठीक है, हम एक ही भाषा में समझेंगे। देखो मैं एक्सप्लेनेशन कोई इंग्लिश में तो नहीं कर रही हूँ, आम बोलचाल की भाषा में कर रही हूँ। ना शुद्ध इंग्लिश है ना हिंदी है, ना शुद्ध हिंदी है और ना इंग्लिश है। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा है ये। ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। आप एक बार समझ लोगे ना, बस ये जो हेडिंग्स है ना इनको लर्न कर लेना, और ये भी लर्न नहीं होती है तो अपने शब्दों में लिख देना। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में मेन मोटिव है कि आपको चीज़ें पता हो और आप सही से सेंटेंस फ्रेम करके लिख पाएँ, सही से वाक्य लिख पाएँ, वो ज़रूरी है। ठीक है, माध्यम से इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं होता है। चीज़ें समझना, और एग्ज़ाम में आपको लैंग्वेज आती है, भाषा ऑलरेडी आती है, समझ लिया तो आप अपने आप उसे लिख सकते हैं। अब करेंगे भौतिक विज्ञान के दायरे यानी कि स्कोप।
स्कोप मतलब आगे आगे इस आगे फ्यूचर में इसमें फिजिकल साइंस में क्या है, ठीक है, इसका फ्यूचर क्या है। तो देखिए मैकेनिक्स एंड मोशन है, मैकेनिक की स्टडी इसके अंदर होती है जिसमें हम मोशन फोर्सेस, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इनमें जो है आगे बच्चों का भी करियर है, आगे इसमें डेवलपमेंट है, राइट। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, ये भी इसका अगेन एक पार्ट है। यहाँ पे ये अलग चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं, जिसमें पता चलता है कि कैसे एनर्जी को कंजर्व और ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। हीट का क्या रिलेशनशिप है टेम्परेचर, एनर्जी और वर्क के साथ, तो ये चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेट, मतलब मैग्नेट्स और इलेक्ट्रिक के बीच क्या अपना रिलेशनशिप रहती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट कैसे साथ में काम करते हैं, अलग अलग कैसे काम करते हैं, दोनों की फंक्शनिंग देखना, तो अगेन इस फील्ड में इसका एक स्कोप है। देन ऑप्टिक्स एंड लाइट, यहाँ पे देखो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, ये इसकी ब्रांचेस हैं। देखो ये थोड़े से ना टेक्निकल वर्ड हैं जो इसी सब्जेक्ट के हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और ऑलरेडी देखो आप अपनी ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है तो आपको पता भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेंस हो गए, लेंस वाला चीज़ हम यहीं पे पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिशियन को आप जानते हो ना, आँखों की जांच जो लोग करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट यहाँ पर हो गया। देन अकोस्टिक्स एंड साउंड, देखो साउंड की वेव कितनी थी, कितनी दूर तक गई, कितनी स्पीड से आई, कितनी लाउड थी, ये सब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पे हम ब्रह्मांड में मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड जो चीज़ें हैं ना वो देखते हैं, गैलेक्सी, स्टार्स, मून एट्सेट्रा, ठीक है। साथ में भाई कैसे धरती का, अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, इंसान का हुआ, एनिमल्स का हुआ, इन सब का ओरिजिन, एवोल्यूशन, स्ट्रक्चर देखना, वो यहाँ पे पार्ट होता है। अब बात करें तो फिजिकल साइंस की दो ब्रांचेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट। पहला है फिजिक्स। फिजिक्स जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो गवर्न करते हैं मैटर, मतलब फिजिक्स में बेसिकली जो चैप्टर्स हम पढ़ते हैं वो आप लिखना, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, फोर्सेस, ठीक है, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, जैसे मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, और इसके अलावा और भी हैं। यही इसके स्कोप भी हैं। आगे स्कोप मतलब इसमें आगे करियर है, ठीक है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। केमिस्ट्री के अंदर देखो काफ़ी तरह की केमिस्ट्री होती है जिसकी पढ़ाई की जाती है, और बेसिकली हम यहाँ पे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंज ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल, लिक्विड्स जो केमिकल्स वगैरह होते हैं इनकी स्टडी करते हैं। इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायो, ये सब तरह की केमिस्ट्री है, ठीक है। क्लियर है इतना। देखो ये टेक्निकल है, हर एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक को कुछ और तो लिखोगे नहीं, ये टर्म साइंस से संबंधित है तो ये एज इट इज़ आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में इनकी ब्रांचेस याद है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कुछ ऐसे साइंटिस्ट बताओ जिन्होंने फिजिकल साइंस की फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया हो, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन जो है ब्रीफ में लिखो। तो देखो हम कुछ साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। पहले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनको सभी जानते हैं। कभी कभी हम मजाक में भी बोल देते हैं अरे क्या आइंस्टाइन बन रहे हो, जो ज़्यादा साइंस वगैरह पे बात करते हैं लोग, ठीक है, या आइंस्टाइन ही बोल देते हैं ना जनरली। तो आइंस्टाइन जो है देखिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिज़िक्स के अंदर 1921 में, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए। और इनकी थ्योरी है जो रिलेटिविटी, रेवोल्यूशनाइज्ड, जिसने हमारे स्पेस टाइम को किया था, तो उससे संबंधित इनकी थ्योरी है।
एक बार नोट कर लेंगे नाम और क्या उनकी थ्योरी है वो एक बार नोट कर लो। ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये इन्होंने डेवलप की थी। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है जो फिजिक्स में जिसने महारत हासिल की है, फिजिस्ट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, पॉपुलर और थ्योरी लिखी है तो थ्योरेटिकल फिजिस्ट। ठीक है, ये सबके बारे में लिख सकते हो, ये कॉमन है। नेक्स्ट इज इसाक न्यूटन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को कौन नहीं जानता? जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ है और उस पे से सेब नीचे गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, और इस तरीके से उन्होंने सोच विचार करके बना दी थी थ्योरी। लो थ्योरी क्या थी? उसमें मोशन की थ्योरी थी जिसमें लॉज ऑफ मोशन मिले थे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, और इसने यहाँ पे नींव रख दी थी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। ठीक है, साथ में इनका कंट्रीब्यूशन मैथ्स में भी था विद कैलकस। देन मैरी क्यूरी का हो सकता है आपने कुछ स्टूडेंट्स ने नाम ना सुना हो, बट जो साइंस से संबंध रखते हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा। ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, एंड रिमेन्स द ओनली पर्सन टू विन नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड। 2, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी इनको मिला था। ठीक है, तो अभी तक ऐसी व्यक्ति ये रही है, फर्स्ट वुमेन थी और 2 नोबेल प्राइजेस अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में पाने वाली। ठीक है, एंड इनका जो रिसर्च है वो रेडियो एक्टिविटीज़ पे थी और साथ में डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स पोलिनियम एंड रेडियम इन पे थी। या डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स लिख देना, ये याद नहीं रहता तो स्किप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिचार्ड। देखो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज़्यादा पढ़ना है, बाद वाले आसान है। ठीक है, रिचार्ड फाइनमैन, इनका क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी इन्होंने दी थी, जो बहुत वही इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, ये फेमस ही उससे हैं। एंड नोन एज फाइनन डायग्राम्स, जो इनके डायग्राम्स थे उनको इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसने आगे जो है पार्टिकल इंट्रैक्शंस को विजुअलाइज किया था। ठीक है, करने में हेल्प किया था पार्टिकल इंट्रैक्शंस को, राइट। नेक्स्ट स्टीफन हॉकिंस, आपने इनका नाम भी सुना होगा कहीं ना कहीं। ये भी एक फिजिसिस्ट थे, थ्योरेटिकल, वो सब हैं। ठीक है, सबके बारे में लिख सकते हो आप ऐसे। थोड़ा मैं देखो ट्रिक्स भी आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा आपके पास लिखने को भी एग्ज़ाम में कुछ हो। ठीक है, इनका वर्क था ब्लैक होल्स और कॉस्मोलॉजी पे, और इन्होंने एक पॉपुलर साइंस की बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, मैक्सिमम हम 5 के बारे में लिख देते हैं, उतना इनफ है। और आगे इनका लाइफ स्केच कोई 2 का पूछा है, जो 2 प्रोमिनेंट आपको लगते हैं। मैंने यहाँ पे मैरी क्यूरी और रिचार्ड फेनमैन को डिस्क्राइब किया है। अगर आपको कोई और लगते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिखते हैं आंसर में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट सभी लिखते हैं तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे डिफरेंट किया है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है एक ही आंसर पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, दैट इज़ वाई थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है। एक बार इसको रीड करना, समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन में लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, याद आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। चलिए, अब ये यहाँ तक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा आपको, अब करेंगे आसान। ठीक है, क्योंकि अब शुरू हो रही है पेडागोजी। चलिए, पहला है यहाँ पे, मतलब पहला नहीं है, तीसरा क्वेश्चन है, बट हाँ पेडागोजी पे आ गए तो पहला लग रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
देखो, पेडागोजिकल एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं शैक्षणिक विश्लेषण। कोई भी टॉपिक या यूनिट हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेट सपोज कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस लेसन का जो भी टॉपिक है उसका हमेशा पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है। इसको करने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, देखो एक स्ट्रक्चर में लेसन आ जाता है, टीचर प्रिपेयर हो जाती है कैसे कैसे करना है, टीचर को पता चल जाता है लास्ट में क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, मेरे को डिस्क्राइब कैसे करना है अपने लेसन को, मेरे को कौन से टीचिंग एड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है शिक्षण में पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो ये सब टीचर को पता चल जाता है, दैट्स वाई ये इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इससे टाइम बचेगा, टीचर की प्लानिंग होगी तो प्लानिंग से काम हमेशा अच्छा होता है और बढ़िया लर्निंग होगी, ठीक है, बच्चों को मज़ा आएगा। प्री प्लानिंग होगी तो उसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो सकती हैं, जो सामग्री की ज़रूरत है पढ़ाने के लिए वो टीचर प्रिपेयर करके लाएगी ऑलरेडी। तो इससे बेनिफिट दोनों को होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो आसान बनेगा फॉर श्योर, ठीक है। अब इसको करने का जो तरीका है ना वो देखते हैं, मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। भाई पहला फर्स्ट है, just a second. फर्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट, ठीक है। इसमें हम चीज़ें लिखेंगे, क्या क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो लिखना है। क्लास लिखेंगे, किस क्लास को लिए वो लेसन है। टॉपिक लिखेंगे, ऑथर तो इसमें होगा नहीं है, लेट सपोज हाँ एनसीईआरटी चलता है तो इसमें ऑथर वगैरह कुछ होगा नहीं। और टाइप भी टाइप भी नहीं लिखेंगे, बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, ठीक है। दूसरे फर्स्ट के बाद दूसरी चीज़ें हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे संबंधित होते हैं सब्जेक्ट से, ठीक है, जिन्हें बहुत लंबे समय में अचीव किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा आसान नहीं है कि भाई 2 दिन में 4 दिन में इसको पा लिया, अचीव कर लिया, इसको अचीव करने में पूरा पूरा सेशन लग जाता है। जैसे टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन साइंस, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि उनकी आलोचनात्मक शक्ति का विकास, सोच का विकास करना, ठीक है। बच्चों में प्रेम उत्पन्न करना साइंस के प्रति, बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो बेसिकली साइंस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्लियर इतना। अब तीसरे में आते हैं, ये 4 से 5 लिखने आपको, ठीक है। तीसरे लिखने हैं, ये सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, टॉपिक से नहीं, पूरे सब्जेक्ट से। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो संबंध रखते हैं पर्टिकुलर इसी लेसन से जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हैं तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बच्चे डिफाइन कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस को, बच्चे प्रोसेस जान पाएंगे एक प्लांट के ग्रो होने का, बच्चे एक प्लांट के पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो लेसन से ही संबंधित होंगे, 3 से 4, ठीक है। अब इसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं। मैं स्पेस ना यहाँ पे है नहीं ज़्यादा, चलो यहाँ मैनेज करते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा टीचिंग पॉइंट्स। इसके अंदर आपको लेसन के बारे में लिखना है, आप उसमें पढ़ा क्या कह रहे हो। ये देखो इतना इसमें लिखना पड़ेगा कि 1 पेज फिल हो जाए या कम से कम हाफ पेज तो फिल हो, ठीक है। मतलब कि अगर मैटर इन सराउंडिंग है तो इस लेसन के अंदर क्या क्या है, जो मेन मेन की टर्म्स हैं वो, और उनको डिफाइन आप करोगे। जैसे फोटोसिंथेसिस है तो उसकी इंट्रोडक्शन, साथ में नीचे फोटोसिंथेसिस में
एक प्लांट ड्रॉ कर दिया और फिर उसके पार्ट्स आपने बताए, लीफ, आगे लीफ का क्या काम होता है, वाटर का क्या काम होता है, मतलब जो भी प्लांट से रूट्स वगैरह सब कुछ आपने उसमें जो जो पढ़ाओगे वो आपने लिखना है इन टीचिंग पॉइंट्स में। ठीक है, ये अच्छा खासा ब्रीफ में रहेगा। ये मतलब पूरे पेडागोजिकल एनालिसिस की जान है, क्योंकि मेन लेसन यहीं पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 4 के बाद अब 5वें में हम आएंगे। इसमें हम लिखेंगे टीचिंग के मेथड्स, सीक्वेंस में करेंगे ये सारा। मेथड्स लिखेंगे और स्ट्रैटेजीज लिखेंगे। ठीक है, जैसे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, एक्सप्लेनेशन मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेथड लिख देना, वरना 2-3 आइडियली इनफ है। ठीक है, इसके बाद अगला है छठा। छठे में लिखेंगे भाई टीचिंग एड्स जो यूज़ हुए हैं, सहायक सामग्री, जैसे चार्ट पेपर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई वीडियो यूज़ की है तो वो सब आप इसमें लिखेंगे। और लास्ट में 7th होता है इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, जिसमें आप बच्चे से क्वेश्चंस जो जो पूछेंगे ABCD या क्वेश्चन 1 2 3, 4 से 5 क्वेश्चन अपने रेडी करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा बच्चों को कितना समझ आया कितना नहीं। राइट, तो इस तरीके से पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है। अब ये क्या होता है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आप एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लेसन प्लानिंग, कि लेसन प्लानिंग क्या होता है और ये यूनिट प्लानिंग से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, लेसन प्लानिंग में हम एक लेसन को आप प्लान बनाते हैं बस, और यूनिट प्लानिंग में 3-4 चैप्टर होते हैं या 5 चैप्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन जो कंबाइंड होके एक यूनिट बनाते हैं, तो उस पूरी यूनिट को प्लान करते हैं। ठीक है, दोनों को करने का ही अलग अलग तरीका है। ये लेसन प्लानिंग के बारे में, लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, देन ये यूनिट प्लानिंग से कैसे डिफरेंट है। तो देखो, यूनिट प्लानिंग का फॉर्मेट अलग है, जिसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं, हमें सभी चैप्टर्स का मिला के ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं, प्लान करना होता है कौन सा किस टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। लेट सपोज यूनिट प्लान में हम हर चैप्टर को किसी को 7 दिन देकर चल रहे हैं, किसी को 4 दिन, जितनी ज़रूरत है हर चैप्टर को इस हिसाब से। हमें लगता है किसी चैप्टर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी तो ज़्यादा टाइम देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। ठीक है, उस यूनिट को पढ़ाने के पूरे को क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे ही अगर लेसन प्लानिंग है तो लेसन प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, मैं एक लेसन प्लान ना हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी फिजिकल साइंस का, या ऑलरेडी मैंने बहुत सारे किए भी हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें देखना लेसन प्लान हैंड रिटन कैसे बनाए जाते हैं, और एक टॉपिक पे प्रिपेयर और प्रैक्टिस कर लेना, और जब एग्ज़ाम में आए तो उसे बना देना फटाफट, क्योंकि ये टाइम लेता है बहुत ज़्यादा लेसन प्लानिंग वाला काम। ठीक है, तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए। राइट, चलिए, ये यूनिट प्लानिंग के बारे में रहा, और इस तरीके से आपको करना है। बेसिकली समझ आ गया यूनिट प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन है, एक साइंस टीचर को कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहिए अपने प्रोफेशन में। देखो, साइंस जो है ना उसमें बहुत तरक्की हो रही है आज के टाइम में, तो मतलब दिन प्रतिदिन इतनी रिसर्चेज हो रही है और उनसे कुछ कुछ नया मिल रहा है। अगर टीचर पढ़ेगी नहीं ना, मतलब अपडेटेड नहीं रहेगी, अपने आप को ग्रो नहीं करती रहेगी, तो कहते हैं ना खाली दिमाग में तो जंग ही लग जाता है। मतलब आप आगे अब बच्चों को तो पढ़ा रहे हो पर नए हिसाब से नहीं चल रहे हो। बच्चों को ही आज के टाइम में हर बच्चा सोशल मीडिया चलाता है, उसी को आपसे ज़्यादा 4 नॉलेज है। तो ऐसी टीचर बढ़िया टीचर भाई कैसे होगी। तो इसलिए टीचर को भी ग्रो करने की अपने प्रोफेशन में बिल्कुल ज़रूरत है, अपडेटेड रहे। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ के साथ एडवांस हो। ठीक है, क्योंकि अब नए ज़माने के हिसाब से ज़रूरत है कि नए बच्चे को टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसलिए टीचर को भी नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाना आना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, बच्चे ऐसी टीचर में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे पढ़ाने के तरीके में, और उसको बच्चों को उनकी क्लास, उस टीचर की क्लास लगेगी बहुत बोरिंग।
ठीक है। तो टीचर का बहुत ज़रूरी है कि साइंस के साथ अपडेट होना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स जो हो रही हैं उनसे परिचित होना और अपने आप को नए माहौल के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से ढालना। ये एक साइंस टीचर की कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में देखो, अब आपने टीचर बनने से पहले तो ट्रेनिंग कर ली, लेकिन अब आप टीचर बन गए हो तब भी ट्रेनिंग्स होती हैं बीच बीच में, ताकि एक टीचर अपडेटेड रहे। उसे बोलते हैं हम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग्स भी टीचर्स जो हैं टाइम टाइम पे लेती रहें। 1 वीक की, 15 दिन की, 20 दिन की ऐसे होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कंपलसरी होती है कि 3 साल में 6 महीने के लिए या 5 साल में 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए होनी चाहिए। उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। और ये सभी के लिए, सिर्फ साइंस टीचर नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए हिसाब से ज़रूरी होता है। ठीक है, क्लियर है। इससे टीचर को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब ज़्यादा चीज़ें पता होती है। अब लेट सपोज बच्चों ने 4 क्वेश्चन पूछ लिए, टीचर को नहीं आते, तो टीचर का भी तो वो होगा कि भाई मैं तो इनके आंसर बता ही नहीं पाई, हो सकता है मैं अच्छी टीचर ना हूँ। ठीक है, अक्सर देखा गया है गवर्नमेंट टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे काम कर रही है, उनके पास भी रिसर्चेज होती है, उसका डाटा होता है कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं। तो हो रहा है इसके लिए काम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है ई लर्निंग। ई लर्निंग रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? देखो, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, आज के टाइम में यूट्यूब है, ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का माध्यम है। आप किसी ऐप के थ्रू पढ़ते हो, मोबाइल एप्लीकेशन वो हो गया। इसके अलावा आप गूगल चलाते हो, वहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो, वेबसाइट से किसी से पढ़ रहे हो, ये सब ई लर्निंग ही तो है। जूम मीटिंग हो गई, जूम से पढ़ रहे हो, आपकी टीचर ऑनलाइन क्लास दे रही है, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था। ये सब ई लर्निंग है। ठीक है, और ई लर्निंग आज के टाइम में भाई बहुत कॉमन हो गया है। हाँ, कोविड की स्थिति से पहले, 2020 से पहले इसका कॉन्सेप्ट इंडिया में खास था नहीं, पर अब तो टीचिंग लर्निंग में बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है। ठीक है, तो ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं काफ़ी सारे। देखो, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट है, लचीलापन इसमें है, मतलब कि देखो आसानी है, आराम है इसमें, ये मानना पड़ेगा आपको। आपको बाहर नहीं जाना, ट्रैवल नहीं करना, आप अपने घर से कर सकते हो। ठीक है, और सुख सुविधाएं हैं। वैरायटी ऑफ कंटेंट फॉर्मेट है। देखो, यहाँ वैरायटी मिलती है। आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हो तो एक ही टीचर है, उसी से ही पढ़ना है। अब यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे 70 टीचर है, आपको जो पसंद आती है आप उनको पकड़ लेते हो कि भाई इसका कंटेंट मुझे पसंद आ रहा है, समझाया हुआ पसंद आ रहा है, चलो मैं तो इनके साथ कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो वैरायटी है। इसी तरीके से वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं, एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं। सही बात। इंटरैक्टिविटी एंड इंगेजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे देखो ई लर्निंग इंटरैक्ट करता है बढ़िया तरीके से। और बच्चे ना आज के टाइम में, या यंगस्टर्स भी हुए, जो इंटरैक्टिव चीज़ों से समझते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है। ठीक है, अभी मेरे घर पे क्या हो रहा था ना, मतलब मम्मी पापा कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब लीनियंट थे कि भाई होगा, हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि शनिवार को ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोहा खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने एक रील देखी और फिर उन्हें पता चला कि भाई क्यों हिंदू शास्त्र में लिखा है कि इस दिन नहीं खरीदना है। अब वो बोलते हैं हमेशा कि नहीं, हम शनिवार को कोई ऐसी नई चीज़ नहीं लेंगे, हमारे शास्त्रों में ये चीज़ नहीं लिखी। तो अब ये चीज़ बोलते हैं। पहले उन्हें सब बोलते थे, वो नहीं मानते थे। अब पता नहीं उन्हें रील्स वगैरह देख के क्या हुआ, एकदम से मानने लगे। और ऐसा नहीं है कुछ बुरा हुआ उनके साथ, बस ये चीज़ है। कुछ लोग देखो, पहले क्या होता था, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, आपने देखा होगा। अब लोग जो है थोड़ा अपने आप को बिजी मोबाइल्स वगैरह में रखते हैं। इसका दुरुपयोग भी है पर इसके फ़ायदे भी हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो। कुछ चीज़ें सोशल मीडिया से या इंटरनेट से जितने अच्छे से समझ आ जाती है, वो वैसे नहीं आ पाती। ठीक है, ये मैंने अभी एक रीसेंट का एग्जांपल बता दिया मेरे मॉम डैड का। अभी
घर में इसी चीज़ को लेके बात चल रही थी, तो मेरा भाई बोल रहा था नहीं खरीद सकते हैं, मेरे को ये लेके आना है, मैं तो मेरा डिलीवरी है सैटरडे को, तो मैं सैटरडे को ये चीज़ अपनी ख़रीद के लाऊंगा। तो ऐसे चीज़ें होती रहती है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बढ़िया आज के टाइम में जो है काम कर रहा है। लोगों को उपयोग मतलब इतनी सुख सुविधाएं सोशल मीडिया ने दे दी हैं। नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइजेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल इसको अडेप्ट करना बहुत आसान है, हर एक पर्सन कर सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे है साथ, जैसे पूरी क्लास ही भाई जूम पे या गूगल मीट पे ज्वाइन हो जाती है और एक तरह से पूरी क्लासरूम साथ में ही है, ठीक है, पर सब अलग अलग जगह से है। डिजिटली एक्सेसिबिलिटी है भाई, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई कर पाएगा कोई नहीं, सब कर सकते हैं। कहीं से भी आप घूम रहे हो तब भी कर सकते हो। बहुत लोग मैं देखती हूँ जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, वो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं कि काम तो कहीं से भी कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सही बात। अगला है भाई लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है फिजिकल साइंस में। तो देखो, जब लेक्चर देते देते टीचर साथ में कोई डेमो भी देती है, दोनों चीज़ें, लेक्चर दे रही है और डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है साथ में, उस डेमो में क्या कर रही है वो टीचर बता रही है लेक्चर की मदद से, ठीक है, मतलब लेक्चर दे रही है उस पर, तो उसे हम बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ये फिज़िकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, साइंस में ही बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, वो टीचर करके दिखा रही है बच्चों को और साथ साथ उस एक्सपेरिमेंट पे लेक्चर भी दे रही है, ऐसा क्यों हुआ, क्या है, 70 चीज़ें हैं, कोई भी आप उदाहरण अपने आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक सर है, मैं उनका नाम भूल गई, घई है उनका शायद सरनेम, उनकी फ़िज़िक्स की वीडियो ना, साइंस से संबंधित, सिर्फ फिज़िक्स नहीं बोलूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतने आसान तरीके से साइंस समझाते हैं ना, मज़ा आ जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की नीड होना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनका जो है, एक बार इनके इंस्टाग्राम या यूट्यूब को विज़िट कर लेना। क्लास 10 12 या स्कूल के बच्चों को बेसिकली पढ़ाते हैं फ़िज़िक्स। बहुत बढ़िया हिसाब किताब है भाई पढ़ाने का, मतलब मैं फिर से स्टूडेंट बन के इनकी क्लास में जाना चाहती हूँ, इतना बढ़िया कोई टीचर पढ़ा सकता है, यकीन ही नहीं होता। ठीक है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन क्या है समझ आ गया। अब देखो इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बच्चे देख के समझेंगे, क्यूरियोसिटी रहती है भाई बच्चे को, मैडम क्या कर रही हैं, अब क्या होगा, ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी, लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे का बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी, इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, ज़्यादा रियल वर्ल्ड से चीज़ों को जोड़ पाएगा। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। अब एक बार आपको पता चल गया ना होता क्या लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अब आप खुद से बस लिखना क्या एग्ज़ाम में वो जानना है। उसके लिए आप जो है एक बार ये पूरा पढ़ लेना, रीड कर लेना, तभी देखो मैं आपको बोलूँगी पेडागोजी सब्जेक्ट्स के लिए ना, नीचे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, उससे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ना। ये मत सोचना कि 115 रुपये में बेचने के लिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि हमारा बिक जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं ये बोलते हैं, कोई उस चीज़ के लिए नहीं है, एक सब्जेक्ट के लिए लेकर देखोगे ना, आपको पता चलेगा कितना बेनिफिशियल वो आपके लिए है। नहीं ले सकते मत लो, ठीक है, मैं उसके लिए भी कोई फोर्स नहीं करूँगी। आप वीडियो को पॉज कर दो बीच में, ठीक है, पॉज कर दी, एक बार पॉज करके पढ़ लेना इसमें क्या लिखा है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पास लिखने को शब्द सेंटेंसेस ज़्यादा होंगे, और ये जो हेडिंग्स होती है ना मेन मेन, इनको कहीं पे लिख लो, लिखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाता है, उतना सुनने से नहीं जाता। तभी मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो के क्लास के हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों आप जो है अपनी डायरी रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठो, जिसमें अभी आप अपने नोट्स बनाते हो, बनाते रहो, सिर्फ पॉइंटर्स के, पूरा पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंटर्स के, ठीक है। चलिए आगे है 8th क्वेश्चन, क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच क्या है भाई फिजिकल साइंस की, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो देखो क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच होती है जिसमें देखो बच्चा इंक्वायरी करता है, ठीक है, यहाँ पे हम बच्चे को एंकरेज भी करते हैं उसके एक्टिव इंगेजमेंट के लिए, एक्सप्लोर मतलब बच्चा ज़्यादा चीज़ें सीखे, एक्सप्लोर करे,
उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े लर्निंग प्रोसेस के अंदर। फिज़िकल साइंस की टीचिंग में हम इस प्रोसेस को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को साइंस के जो कॉन्सेप्ट है उनकी गहराई में जाके डीप अंडरस्टैंडिंग उनको हो। समझ रहे हो, ऐसा नहीं मोटा मोटा समझ लिया या एग्ज़ाम में लिखने के लिए समझ लिया, नहीं, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। साइंस कभी भी एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है रट्टा मार के लिख दिया, साइंस लेने का ही फ़ायदा नहीं है, वो सब्जेक्ट ही ये समझने का है, सारा खेल ही यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का है। अब देखो इससे होता क्या है, बच्चे को खुद अपने मतलब खुद ही कार्य करता है, ठीक है, बच्चों के साथ मिलके कुछ इंक्वायर कर सकता है, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कुछ इंक्वायरी करे, ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चा यहाँ पे पूछता है, ठीक है, एक दूसरे से ही, लेट सपोज एक बच्चे ने पूछा, आप दूसरे को बोलते हो आपको क्या लगता है, आंसर दो। तो इस तरीके से क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच को हम जो है ग्रुप डिस्कशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे बच्चों का देखो एक्टिव एंगेजमेंट रहेगा, उनकी आलोचनात्मक सोच बढ़ेगी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, सूझबूझ से सोच पाएंगे बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जानेंगे, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसके सॉल्यूशंस के लिए साइंटिफिक तरीक़ों से काम कर पाएंगे, उन्हें खुद से सॉल्यूशन पे जाना आएगा। प्रॉब्लम देखो बहुत ज़रूरी है, मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगी, कई पेरेंट्स होते हैं बच्चों की प्रॉब्लम आई या टीचर्स भी देखते हैं अरे बच्चा प्रॉब्लम में है, खुद ही उनको सॉल्यूशन करके दे देते हैं। भाई वो बच्चा क्या सीखेगा आगे, उसको जीवन में पूरे जीवन भर पेरेंट्स साथ रहेंगे क्या, टीचर साथ रहेगी क्या, नहीं, उसको प्रॉब्लम आई है तो खुद सॉल्यूशन तक पहुंचने दो। हाँ, आप उसके लिए एक सीढ़ी का काम कर दो, थोड़ी थोड़ी बीच में हेल्प कर दो जहाँ वो अटक रहा है, पूरी हेल्प नहीं, उसे खुद से करने दो, ठीक है। ऐसे ही इसमें है क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच में डीप अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे को, बच्चे का क्रिएटिविटी और इनोवेशन यानी कि उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है, लॉन्ग टर्म तक याद रहता है बच्चे को, ठीक है, वो रियल वर्ल्ड से चीज़ों को जोड़ पाता है, ऐसा नहीं कि किताबों तक ही ज्ञान सीमित रह जाएगा। देन कोलैबोरेट होके पढ़ता है, कम्युनिकेशन बच्चे का बढ़ता है क्योंकि यहाँ वो बातचीत कर रहा है, एक्टिव है लर्निंग के अंदर। इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन यानी कि उसका पर्सनल एक्सप्लोरेशन होता है, खुद से वो चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो खुद से मोटिवेशन भी आता है कि भाई मैंने पूछा, मेरी काम को रिस्पेक्ट मिला, मेरे को जवाब मिला, मैं खुद से नई डिस्कवरीज कर पाया। समझ रहे हो चीज़ों को, तो ये क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच में यहाँ रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी देखो अभी और भी है इस सब्जेक्ट में, थोड़ा सा बचा है जो पढ़ने को है, बट लाइक मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ अब, और क्योंकि सुबह से रिपीटेड मैराथन क्लासेस थी आज, तो बाकी जो बचा है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार रीडिंग कर लेना। ये मैंने ना पीडीएफ ही इतना आसान बनाया है, आपको इधर उधर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल पढ़ने की और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, बुक को तो टच ही मत करना, सिर्फ ये पढ़ो, काम हो जाएगा, बहुत पास ही नहीं बहुत बढ़िया नंबरों से पास हो जाओगे, और समझ भी आएगा, चीज़ें आगे तक के लिए याद भी रहेंगी क्योंकि आसान भाषा का उपयोग यहाँ किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ करिएगा। बाकी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा, एंड आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है मैराथन की ज़रूर बताइएगा, और साथ में दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट जिसकी आप मैराथन चाहते हो कमेंट करिएगा। जो देखो ज़्यादा कमेंट्स आते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए उसकी मैराथन मैं हमेशा आपको पहले देती हूँ, जिसके कम होते हैं तो उसकी थोड़ी सी लेट मिलती है, क्योंकि प्रेफरेंस उसी सब्जेक्ट को दी जाती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास हो, ठीक है, मेजॉरिटी के हिसाब से। तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। बाकी इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सभी अपनों का ध्यान रखो, धन्यवाद, जय हिंद।